इस हफ्ते दो बहुत अहम चीज़ें हुई हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक बैटल, एक सिफारती जंग हमने पाकिस्तान ने बड़े अहसन तरीके से खेली है। तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, और दूसरी चीज़ जो अफसोसनाक है वो ये हुआ है कि हमें पाकिस्तान को और रियासत को दबाने की कोशिश और डराने की कोशिश बाहर से नहीं हुई, अंदर से हुई है। और अफसोस के साथ हमारा अपना ही सारा मीडिया तो नहीं, लेकिन बेशतर मीडिया इसमें इस्तेमाल हुआ है। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान को डराने और धमकाने और दबाने के लिए बाहर के मीडिया की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही अपने जो वसाइल मुल्क के अंदर हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके रियासत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों ये स्टोरीज का ताल्लुक FATF से है। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जो पेरिस में हुआ है, ये पूरे हफ्ते पूरे कौम इससे डर के बैठी हुई थी। ये इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बनाया गया है, लेकिन इसको इशू पहले बनाया गया जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या किस किस्म की क्या बहुत बड़ी पाबंदियां होने जा रही हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन पहले वो एक बिल्डअप किया गया माहौल के पाकिस्तान बस सब पाबंदियां ऐसी लगने जा रही हैं कि जैसे उसके बाद फिर हम खड़े नहीं हो सकेंगे। और उसके बाद फिर झूठी खबरें फैलाई गई, जिसकी वजह से इस हफ्ते एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट जो है, या सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग कराची स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी गई। ये बहुत बड़ी साजिश, ये छोटी बात नहीं है, ये इस पे तहकीकात होनी चाहिए। ये डॉन लीक्स की तरह वाला काम हुआ है हमारे साथ। तो मैं दोनों चीज़ों पे आता हूँ, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ क्योंकि बहुत अहम है, आपको पता होना चाहिए इन दोनों चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो FATF है, FATF में पाकिस्तान ऑलरेडी था 2012 से 2015 तक। उनकी लिस्ट होती है, जैसे कहा जाता है एक इनफॉर्मली ग्रे लिस्ट, यानी वो ना वाइट लिस्ट है ना ब्लैक लिस्ट है, वो आप ग्रे लिस्ट में बीच में है। लेकिन वो उस लिस्ट में आना जो है अच्छी बात नहीं है। उसमें आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ इकोनॉमिक, बिजनेस, बैंकिंग के हवाले से, लोन्स के हवाले से लग जाती हैं, जिसमें आपके मुल्क के साथ अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, प्राइवेट कंपनीज या ममालिक हों या कोई भी हो, तो उनके लिए कुछ दुश्वारियाँ उनको सामना करना पड़ता है। और लोग डिस्करेज होते हैं कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट पॉजिटिव। तो हम पाकिस्तान ऑलरेडी उस लिस्ट में थे 2012 से 2015 तक। आपको शायद पता भी नहीं चला होगा, बेशतर पाकिस्तानियों को पता भी नहीं, क्योंकि इससे यानी वो है बुरी चीज़, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई खुदा न खास्ता आपका यानी आप पे कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि आप फिर एक दफ़ा गिरें और खड़े ना हो सके। ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन और आपको पता भी नहीं चला होगा कि हम उस लिस्ट में आए भी थे 2012 में, और हमने फिर इक़दाम उठाए और अपने आप को उस लिस्ट से निकलवा लिया 2015 में। बात ख़त्म हो चुकी थी। अब ये हुआ ये है कि 20 तारीख को, 20 फरवरी को अमेरिका और बरतानिया ने एक प्रपोजल या मोशन पेश की इस FATF के इजलास में, जो कि पेरिस में हो रहा था। मोशन ये थी कि पाकिस्तान को दोबारा इस लिस्ट के अंदर डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी फाइनेंसिंग जो है उसको, उसकी रोकथाम के लिए प्रॉपर इक़दाम नहीं उठा रहा। दो मुल्कों ने ये पेश किया, अमेरिका और बरतानिया ने, और जर्मनी और फ्रांस ने सपोर्ट, वो भी शामिल हो गए। तो 4 ममालिक हो गए, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस। तो सपोर्ट में ये 4 ममालिक आ गए और ये पेश हो गया। ये 20 तारीख की बात है। जब ये पेश हुआ तो बाकी जो ममालिक है वो हैरान हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इक़दाम वो तमाम उठा लिए हैं जो उठाने थे, और 2015 में पाकिस्तान निकल चुका है इस लिस्ट से। तो अब यानी पाकिस्तान ने कोई रिवर्स तो नहीं किए वो इक़दाम जो आप फिर से पाकिस्तान को नॉमिनेट करें या ये प्रपोजल पेश करें कि पाकिस्तान का नाम फिर से इस लिस्ट में डाला जाए। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि दूसरे ममालिक जो हमारे इत्तेहादी, हलीफ, करीबी ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो इक़दाम उठा लिए हैं, और पाकिस्तान हमने भी अपनी डिप्लोमेसी की, और कोई तकरीबन 10 के करीब 7 या 8 ममालिक जो हैं वो हमारी मदद के लिए आए। इसमें 3 सर फहरिस्त ममालिक जो थे वो सऊदी अरब है, तुर्की है और चीन है। सऊदी अरब, तुर्की और चीन ने बहुत स्टैंड लिया। 7 कुछ गल्फ कंट्रीज थी, UAE था, बहरीन था, मेरे ख्याल में 1-2 और मुल्क थे, शायद ओमान था या कतर था या कुवैत था। बहरहाल इन ममालिक ने, और भी हमारे दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया, हमें सपोर्ट किया। लेकिन ये मेन ममालिक थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा, जिन्होंने रोक दिया इसको। और इसमें बिलखुसूस सऊदीया ने जो है वो तो अमेरिका से एक तरह से टक्कर ली है, और इस पे अमेरिकी जो है बड़े वो हुए कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में सऊदीया तो बड़ा करीब हो गया अमेरिका के साथ।
और अमेरिका की कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी सऊदीया ने मुखालफत की हो जब से ट्रंप आया है। तो ये पहला मौका ऐसा सामने आया जहां सऊदीया ने जो है वो ट्रंप की मौजूदगी में, क्योंकि जब ओबामा सदर था तो सऊदियों ने जो है बहुत जलील किया था ओबामा को, उसको रेड कारपेट नहीं दिया जब वो रियाद आया, और 2-3 ऐसे बहुत मौके हुए थे, मिस्र में उनके खिलाफ खड़े हो गए, 2-3 और जगह पे खड़े हो गए अमरीकियों के, लेकिन ट्रंप के खिलाफ कभी नहीं गए सऊदी। जब से ट्रंप आया तो ये पहला मौका था। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल को उस पर बड़ा अफसोस हुआ कि ये 3 ममालिक ने बड़ा अमेरिका के खिलाफ जो है स्टैंड लिया है। वॉल स्ट्रीट ने इस पर रिपोर्ट भी पब्लिश की, जो है ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और स्पेशली उनको अफसोस था कि सऊदीया ने ये पहली ट्रंप की मौजूदगी में पहली दफा हमसे टक्कर ली है। तो बहरहाल ये 3 ममालिक थे। तुर्की ने तो ऑलरेडी सख्त स्टैंड लिया हुआ है अमेरिका के साथ, शाम में उनकी एक ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, तो अमेरिका उसके मुखालिफ है, कुर्दों के खिलाफ है, तुर्की कर रहा है। तो तुर्की ने बड़ा स्टैंड लिया हुआ है, उसके ऊपर सदर रजब तैयब अर्दोगान ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया हुआ है। और चीन जो है वो तो आपको पता ही है, चीन जो है वो जहां उनके ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अभी उन्होंने एक स्पेशल एनवॉय चीनी सदर का वाशिंगटन गया हुआ है ट्रंप व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात और बेहतर बनाने के लिए। तो उन्होंने अपने ताल्लुकात, चीन जो है वो अमेरिका से ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो है चीन हमारे लिए स्टैंड लेता है हर जगह पे, और यहाँ पे भी स्टैंड लिया है। तो ये 3 ममालिक सऊदीया, तुर्की और चीन, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया। तो अब ये स्टैंड ले लिया, इस स्टैंड की वजह से हमें फ़ायदा हुआ, हमें 90 दिन इस दफ़ा हम लिस्ट में नहीं आए और हम निकल गए। 2 चीज़ें बड़ी गलत हुई हैं, एक हमारे मुल्क के अंदर हुई हैं, एक मुल्क से बाहर। बाहर ये हुआ कि भारत में उन्होंने बड़ा गंदा काम किया, मतलब भारत का मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। अफसोस है कि हमारी वजारत इत्तलात और गवर्नमेंट जो है दुनिया को ये बताएं कि कितना, यानी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इंडियन मीडिया की, लेकिन अफसोस है कि वजारत इत्तलात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनको तो फुर्सत नहीं है श्रीदेवी के ऊपर ताज़ियती बयानात जारी करने से। अगर उनको फुर्सत मिल जाए तो वो दुनिया को ये सैंपल्स दुनिया को दिखाएं कि कितनी ख़त्म हो चुकी है क्रेडिबिलिटी इंडियन मीडिया की, कि उन्होंने ये झूठी खबर शाये की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF की डाल दिया गया है। ये खबर डाली गई, ये खबर इंडिया से शुरू हुई। इंडिया के तमाम जो मेजर आउटलेट्स हैं, बड़े, ये नहीं कि कोई छोटे मोटे वेबसाइट्स, मेजर आउटलेट्स, सब ने ये झूठी खबर, फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ में आजकल दुनिया में बड़ी डिबेट हो रही है। ये मौका था हमारे लिए, हमारी वजारत इत्तलात, हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया पे इल्ज़ाम लगाती कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और फेक न्यूज़ नहीं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में फेक न्यूज़ नहीं फैलाने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने फैलाए। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वजारत इत्तलात बिजी है, अभी श्रीदेवी का इंतकाल हुआ है, उस पर वो ताज़ियती बयानात जारी कर रहे हैं, तो अभी उनके पास टाइम नहीं है इस चीज़ का। तो उनको ये दुनिया को बताना चाहिए था कि फेक न्यूज़ इंडिया ने फैलाई। अच्छा, इंडिया ने फैला दी, ठीक है ना, लेकिन अफसोस कहां हुआ? अफसोस ये हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर कई मीडिया आउटलेट्स में ये फेक न्यूज़ फैलाए गए, यानी आधा काम इंडिया ने किया और पूरा काम बाकी जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे मीडिया के अंदर, कुछ, सब नहीं, कुछ लोगों ने फैलाया। क्रेडिट जाना चाहिए, वैसे नाम मेंशन